नमस्कार दोस्तों, हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए सुबह की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। फटाफट अंदाज में एक एक कर बताएंगे आपको आज देश और दुनिया से क्या बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों एक नजर डालेंगे सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर गरजे राहुल गांधी, बोले देश की विदेशों में बेइज्जती कराकर मोदी सरकार चुप क्यों, इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों जी सिद्धू मूसेवाला के परिवार से भी मिलने पहुंचे राहुल गांधी, क्या कुछ कहा इसके बारे में भी बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों सत्येंद्र जैन के करीबी के घर, जी हां, फिर से एक बार छापेमारी, 2.5 करोड़ के लगभग कैश और सोना मिला है, इसके बारे में बताएंगे। वहीं पर दोस्तों आपको बता दें खाड़ी देश यानी कि दोस्तों जितने भी मुस्लिम देश है अब वो भारतीय जनता पार्टी से नाराज हो गए। मोदी सरकार ने जो इतने दिनों में दोस्तों आप समझिए इज्जत बनाने की कोशिश की थी, वहां पर जमकर फजीयत हो रही है, इसके बारे में भी बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों जी दरअसल आपको बता दें नीतीश ने कर दिया ऐलान, जातीय जनगणना अब होने वाली है जल्दी ही। लेकिन दोस्तों जातीय जनगणना से बीजेपी हो रही है नाराज, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे बीजेपी ने कर ली लिस्ट जारी, अब कोई नहीं देगा भड़काऊ भाषण। अब देखना यह होगा दोस्तों कि बीजेपी का ये ढोंग कब तक चलता है और इनके प्रवक्ता कब तक जहर उगलते नहीं है लाइव डिबेटों में। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों ओवैसी का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला, बोले देश में सांप्रदायिकता और नफरत फैलाती है बीजेपी, इसको चलाने वाले नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह, इसके बारे में भी बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे जी अरविंद केजरीवाल का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला, बोले फिलहाल जानबूझकर सत्येंद्र जैन को फंसाने की कोशिश की जा रही है, हमारे पीछे हाथ धोकर पड़ी है बीजेपी, इसके बारे में भी बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों राज्यसभा चुनाव से पहले ही सियासत गर्मा गई है, आखिरकार किसके पाले में जाएगा पूरा का पूरा मामला, ये देखना दिलचस्प होगा। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जी हां इज्जत का हुआ विदेशों में फालूदा, आखिरकार अब नरेंद्र मोदी क्या करेंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है इन देशों से पंगा भी नहीं ले सकते, इसके बारे में भी बताएंगे। तो सारी खबरें फटाफट अंदाज में देंगे, एक एक कर देंगे। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बता दें इसके बारे में भी दोस्तों आपको विस्तार से बताएंगे, तो सारी खबरें फटाफट अंदाज में देंगे, एक एक कर देंगे। लेकिन फिलहाल चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बता दें विदेशों में मोदी सरकार की फजीयत, जी अरब कतर समेत दोस्तों कई देशों ने भारत को बायकॉट करने का फैसला कर लिया। दरअसल दोस्तों आपको बता दें OIC 57 मुस्लिम देशों ने भी भारत सरकार पर सवाल उठाया, लेकिन भारत सरकार ने यह जवाब दिया कि हमें धरपेक्ष न सिखाया जाए। लेकिन दोस्तों क्या सच में मोदी सरकार ये कर रही है? क्या सच में दोस्तों आज जो विदेशों में देश की फजीयत हुई है उसकी जिम्मेदारी मोदी सरकार की नहीं है? अगर मोदी सरकार ने इन जैसे लोगों को, इन जैसे नफरती चिंटुओं को पहले ही रोक लिया होता दोस्तों, तो आज देश की अर्थव्यवस्था बिगड़ने से पहले सुधर जाती। आप समझिए आज जो देश का माहौल बिगड़ रहा है, आज जो दोस्तों परिस्थितियां बन रही हैं, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी सबसे ज्यादा जिम्मेदार है। और दोस्तों अगर मैं गलत नहीं हूं तो आप अच्छे से जानते हैं कि आज बीजेपी किस तरीके की राजनीति कर रही है। आपको बताता चलूं दोस्तों भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कई सवाल उठ रहे हैं, इसलिए भी उठ रहे हैं दोस्तों क्योंकि मैं आपको बता दूं आज जो इन बाहर के देशों ने भारत पर सवाल उठाया है ये सिर्फ इसलिए दोस्तों क्योंकि 8 साल का जो गुब्बार है वो अब मुस्लिम देशों में भर गया। और आप लिख के ले लीजिए दोस्तों, एक बार अगर किसी को कुछ लत पड़ जाए तो वो लत जा नहीं सकती। अब दोस्तों आप देख लीजिएगा अगर मुसलमानों पर या इस तरीके के पैगंबर साहब पर जो टिप्पणियां होती थी, अगर वो टिप्पणियां की गई तो दोस्तों आप कहीं ना कहीं एक्शन भी लेते हुए नजर आएंगे आपको मुस्लिम देश। इसलिए आएंगे दोस्तों क्योंकि कहते हैं अगर एक बार कोई इंटरफेयर कर दे तो वो बार बार करता है। और कहीं ना कहीं मोदी सरकार ने बाहरी देशों को हमारे देश में इंटरफेयर करने की जगह दे दी है। जाहिर सी बात है दोस्तों आज जो मुसलमानों के साथ हो रहा है भारत में, जो अल्पसंख्यकों को टारगेट किया जा रहा है, आप समझिए एक समुदाय के लोगों को ही गिरफ्तार किया जा रहा है, क्या दोस्तों ये पक्षपात नहीं है? क्या मोदी सरकार जिस तरीके की राजनीति कर रही है उसको बंद कर दोस्तों एक तरीके का भाईचारा, और जिन भी लोगों ने देखिए जिन भी लोगों ने पत्थरबाजी की है उन दोनों गुटों को गिरफ्तार करना चाहिए। हम ये नहीं कहते कि एक गुट को गिरफ्तार कर लो एक को छोड़ दो, और यही हो रहा है। मुस्लिमों को तो गिरफ्तार किया जा रहा है लेकिन जिन लोगों ने उन्माद फैलाया, पत्थरबाजी शुरू की, उनको कोई गिरफ्तार नहीं कर रहा। फिलहाल
चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल आ रही, सिद्धू मूसेवाला के परिवार से मिले राहुल गांधी, परिवार को दिया आश्वासन, जी हैं उनके साथ। दरअसल दोस्तों आपको बता दें सिद्धू मूसेवाला ने कांग्रेस की तरफ से चुनाव लड़ा था, जिसके बाद इस साल वो चुनाव में हार गए थे आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी से। लेकिन आपको बता दें सिद्धू मूसेवाला कांग्रेस के काफी करीबी भी माने जा रहे थे। ऐसे में दोस्तों राहुल गांधी ने सिद्धू मूसेवाला के पिताजी से मुलाकात की और यह आश्वासन दिया है कि वो किसी भी तरीके से सिद्धू मूसेवाला को इंसाफ दिलाकर रहेंगे। राहुल गांधी ने कहा कि हम दुख के समय में परिवार के साथ हैं। राहुल ने यह भी कहा कि सिद्धू मूसेवाला जो थे वो उनके परिवार की तरह ही थे, उनकी पार्टी से उन्होंने चुनाव भी लड़ा था। आपको बताता चलूं दोस्तों, राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री पर भी हमला बोलते हुए कहा कि आज हमारे देश का सर नीचे झुक गया है, विदेश हमारे ऊपर पूरी तरीके से आप समझिए दोस्तों हावी हो रहा है, और ये जो हो रहा है ये नरेंद्र मोदी की वजह से ही हो रहा है। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री पर हमला बोलते हुए कहा कि आज देश की परिस्थितियां बिगड़ती चली जा रही हैं, और आज जो देश का दोस्तों माहौल है उसके ऊपर कहीं ना कहीं सवाल तो उठेंगे ही। आप समझिए आज देश में जो दोस्तों हो रहा है उस सवालों का जवाब भारतीय जनता पार्टी को देना चाहिए। राहुल गांधी ने कहा कि कभी ऐसी परिस्थिति नहीं बनी कि देश को विदेशों से माफी मांगना पड़े, लेकिन नरेंद्र मोदी ने वो दिन भी दिखा दिया। राहुल गांधी ने कहा कि अगर यही चलता रहा तो एक दिन देश आप समझिए दोस्तों दूसरे जो देश है वो हमारे ऊपर हावी हो जाएंगे। राहुल ने कहा कि आज सब कुछ दिखाई दे रहा है, एक धर्म के नाम पर नफरत फैलाई जा रही है, कुछ धर्म के नाम पर कुछ लोगों को टारगेट किया जा रहा है, एक विशेष समुदाय के लोगों के खिलाफ दोस्तों नफरत भरी जा रही है। और वो विशेष समुदाय कौन है आप अच्छे जानते हैं, वो विशेष समुदाय मुसलमान है। जाहिर सी बात है जब कहीं पर दंगा होता है तो आप किसको मुल्जिम बना देते हो, बाकायदा मुसलमानों के घर पर बुलडोजर चलवा देते हो, कार्रवाइयां करवा देते हो ये कहकर कि इन्होंने ही पत्थरबाजी की। तो फिर तो आपका ये मतलब है कि जिसके साथ वो लोग पत्थरबाजी कर रहे थे वो दीवारें थी, क्योंकि दूसरी तरफ से तो पत्थरबाजी हुई नहीं। आपका ये कहने का मतलब रहता है। और कितनी बार बीजेपी को बताएं कि भाई दोनों तरफ से पत्थरबाजी हुई, लेकिन बीजेपी ने कसम खा रखी है कि वो सिर्फ एक विशेष समुदाय को टारगेट करेगी, वो भी सिर्फ इसलिए बताने को दोस्तों ताकि हिंदू भाइयों में ये रहे कि देखो हमारे ऊपर तो कोई कार्रवाई नहीं हुई, बीजेपी कोई वोट देंगे हम कुछ भी कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बता दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर गरजे अरविंद केजरीवाल, बोले फिलहाल बीजेपी हमारा हाथ धोकर पीछे पड़ी है, जानबूझकर हमें परेशान किया जा रहा है, हमारे नेताओं पर ईडी के छापे मारे जा रहे हैं लेकिन कुछ मिलने वाला नहीं है। आपको बताता चलूं दोस्तों आम आदमी पार्टी के सीधे जो यहाँ पर हमला बोलते हुए सत्येंद्र जैन को बचाते हुए जो यहाँ पर केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी हाथ धोकर हमारे पीछे पड़ी है, वो किसी भी तरीके से हमें मुल्जिम साबित करना चाहती है, लेकिन कभी भी ऐसा होगा नहीं। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी जिस तरीके का झूठ फैला रही है इसको बढ़ावा नहीं देना चाहिए। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से एक्सपोज हो चुकी है, वो जिस तरीके से दोस्तों देश का माहौल बना रही है अलग ही दिखाई दे रहा है, और यही कारण जो अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी के ऊपर हमला बोल दिया। अरविंद केजरीवाल ने भारतीय जनता पार्टी के ऊपर हमला बोलते हुए कहा कि बीजेपी कितनी ही कोशिश कर ले लेकिन फिलहाल हम डरने और झुकने वाले बिल्कुल भी नहीं है। केजरीवाल ने कहा कि दरअसल बीजेपी को डर लग रहा है कि गुजरात और हिमाचल प्रदेश के चुनाव आने वाले हैं, और बीजेपी ये कभी नहीं चाहेगी दोस्तों कि फिलहाल गुजरात और हिमाचल के चुनाव में आम आदमी पार्टी उसको हरा दे, इसीलिए बीजेपी दोस्तों पूरी कोशिश कर रही है। आप देख लीजिए राहुल गांधी और सोनिया गांधी को ईडी का नोटिस क्यों भेजा गया है, इसकी सबसे बड़ा कारण ही है दोस्तों कि चुनाव आने वाले, और चुनाव में राहुल गांधी और सोनिया गांधी पूरी मेहनत कर रहा है। बीजेपी की पूरी कोशिश रहेगी कि वो राहुल और सोनिया गांधी को दोस्तों जेल की हवा खिलवा पाए और उनको जो यहाँ पर ईडी के अंदर फंसवा दे। लेकिन दोस्तों जाहिर सी बात है आज जो राहुल गांधी के ऊपर केस खोला जा रहा है वो केस 3 साल पहले ही बंद हो गया था। जी हाँ, ये पेपर के ऊपर था जो पेपर गांधी जी ने चलाया था, नेहरू जी ने। लेकिन आप समझिए आज भारतीय जनता पार्टी जो बंद हो चुकी है चीजें उन केसों को खुलवा रही है और कांग्रेस के खिलाफ यूज कर रही है। लेकिन वो दिन दूर नहीं है दोस्तों जब राहुल गांधी सत्ता में आएंगे, जाहिर सी बात है कांग्रेस सत्ता में आएगी, और उस वक्त दोस्तों ये देखेंगे आप और हम कि बीजेपी क्या कहती है। जब इनके नेताओं के ऊपर कार्रवाइयां होंगी तब ये देखना होगा कि फिलहाल इनका क्या रिएक्शन होता है। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दो अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, मोदी सरकार ने कटा दी देश की नाक, अगर पहले ले लिया होता ये फैसला तो ऐसा नहीं होता। जी है दोस्तों, मनोज झा, आरजेडी के मनोज झा ने बीजेपी के ऊपर बोला बड़ा हमला। दरअसल दोस्तों आपको बता दें मनोज झा का कहना है कि बीजेपी सिर्फ दिखावा कर रही है। नुपुर शर्मा और दोस्तों आपको बता त्यागी को निकालकर उसने अपना पल्ला झाड़ लिया, ये कहकर के फिलहाल ये देखिए इन्हें तो हमने पार्टी से निकाल दिया है और उनके ऊपर एक्ट भी लगा डाला। लेकिन सबसे बड़ा बात यह है दोस्तों कि
आज जो भारतीय जनता पार्टी पल्ला झाड़ रही है और कह रही है कि ये तो हमारे साथ ही नहीं, हमने इनको पार्टी से निकाल दिया है। दोस्तों अगर बीजेपी ने ये कदम पहले उठाया होता और दोस्तों ये कदम पहले उठाया होता तो शायद आज जो देश हमारे ऊपर हावी हो रहा है वो ना होते। और दोस्तों आप समझिए मोदी सरकार इन देशों से इतना डरती क्यों है, आज मैं आपको बताता हूं। पहला तो ये दोस्तों कि इन देशों में आप समझिए, इन देशों में जो है हमारे भारतीय रह रहे हैं लाखों की तादाद में। अगर कुछ भी होता है तो उन भारतीयों की नौकरी तो जाएगी ही, उनको वहां से निकाल भी दिया जाएगा। पहला तो ये। दूसरा ये दोस्तों कि अडानी और अंबानी का पूरा बिजनेस इन बड़े बड़े देशों में, मुस्लिम देशों में ही फैला हुआ है। और अगर ऐसा कुछ होता है दोस्तों तो आप समझिए अडानी और अंबानी को बड़ा झटका लगेगा। तीसरा सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट ये है दोस्तों, तीसरा पॉइंट ये है कि भारत सरकार पेट्रोल वगैरह जो भी आता है ये आप अच्छे से जानते हैं, अरब और सऊदी इन जगहों से ही आता है। कुवैत वगैरह जितने भी देश हैं वहां से हमारा बिजनेस चलता है, लेन देन चलता है। अगर दोस्तों बिजनेस खत्म हुआ तो ये समझ लीजिए कमर टूट जाएगी भारत की। और मोदी सरकार इसीलिए इन देशों के आगे झुक रही है। जाहिर सी बात है अगर आप पैगंबर मोहम्मद साहब के बारे में इस तरीके की टिप्पणियां करोगे, बुरा भला कहोगे, तो जाहिर सी बात है दोस्तों मुस्लिम देश तो बोलेंगे। आप देखिए अभी तक हमारे देश में मुसलमानों के ऊपर इतने अत्याचार हुए, बार बार उनको जो है यहाँ पर नीचा दिखाया गया, उनके धर्म को टारगेट किया गया, कई बातें बोली गई, लेकिन दोस्तों आज तक खारी देश यानी कि जो मुस्लिम देश है वो आज तक नहीं बोले। क्यों नहीं बोले? क्योंकि दोस्तों अब हद से ज्यादा पार हो गई थी हद। अब की बार इन्होंने क्या करा कि जो पैगंबर मोहम्मद साहब है उनके बारे में ही टिप्पणी कर डाली और ये बीजेपी को भारी पड़ गया, क्योंकि अब उन्हें ऐसा लगा कि ये मामला तो हमारा है, क्योंकि पैगंबर मोहम्मद साहब तो पूरे देश के हैं। और ऐसे में दोस्तों मुस्लिम देशों ने एक्शन ले लिया। आप समझिए नूपुर के माफी मांगने के बाद भी OIC जो 57 मुस्लिम देशों का एक OIC संगठन है, उसने भारत को सीधे सीधे चेतावनी दी है, साफ कहा है कि आप एक तरीके से मुस्लिम फोबिया फैला रहा हो, जी हाँ इस्लाम फोबिया फैला रहा हो और वहां के मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। हालांकि भारत ने इस पे जवाब भी दिया है, लेकिन सवाल वही है कि आज OIC को ऐसा कहने की जरूरत क्यों पड़ी, क्यों जो है यहाँ पर दोस्तों OIC ने ऐसा जवाब दिया। सिंपल सी बात है, आज जो देश का बिगड़ता माहौल है, जो देश की बिगड़ती परिस्थितियां हैं दोस्तों वो आप भी जानते हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से फेल हो चुकी है, बीजेपी पूरी तरीके से फेल हो चुकी है। अब उसके पास कोई भी दोस्तों आप समझिए ऐसा वो नहीं है जादू का जिन जो भारतीय जनता पार्टी ये कहते हैं कि हम तो गलत है ही नहीं। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दोस्तों शिवसेना और कांग्रेस आपस में ही भिड़ गए दोस्तों। जी दरअसल आपको बता दोस्तों कांग्रेस के दिग्गज नेताओं का यह आरोप है कि MLC चुनाव में शिवसेना धीरे धीरे कर कांग्रेस का सफाया करना चाहती है। दरअसल दोस्तों आपको बता दें MLC चुनाव में जो शिवसेना है वो धीरे धीरे कर बीजेपी को खत्म करने की कोशिश कर रही है ताकि वो अकेले दम पर दोस्तों अपनी पार्टी बना सके। आपको बता दोस्तों कहीं ना कहीं शिवसेना वही चाल चल रही है जो बीजेपी ने शिवसेना के साथ चली थी। आपको बताता चलूं दोस्तों अब शिवसेना और बीजेपी आपस में भिड़ते हुए नजर आ रहा है। जी हाँ, हालांकि हम आपको बता दें शिवसेना और कांग्रेस आपस में इसलिए भी भिड़ रहा है क्योंकि कांग्रेस के दिग्गज नेता ने यह आरोप लगा दिया कि MLC चुनाव में उनकी सीटें काटी जा रही हैं। और जाहिर सी बात है दोस्तों शिवसेना और कांग्रेस दोनों गठबंधन में है और अगाड़ी ये तीन मिलीजुली सरकार है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि ये ना भूले शिवसेना कि कांग्रेस के बल पर ही वो सरकार बना पाए। अगर कांग्रेस और अगाड़ी नहीं होती तो सरकार बनाना तो दूर, बीजेपी से हार जाते वो। बीजेपी ने तो पूरी तैयारी कर ली थी कि बीजेपी जो है दोस्तों देवेंद्र फडणवीस को CM बनाती महाराष्ट्र का, और यही कारण है जो उद्धव ठाकरे की बगावत हो गई थी बीजेपी से। लेकिन अब सवाल यही उठ रहा है दोस्तों कि आखिरकार ये जो राजनीति हो रही है जो कांग्रेस और शिवसेना के बीच में, आखिर इसका मुकाम क्या है, ये कहां जाकर रुकेगी? क्योंकि जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा दोस्तों यहाँ पर दो चीजें लागू होती हैं। पहला तो ये कि भारतीय जनता पार्टी को ये पता होना चाहिए, कांग्रेस को ये पता होना चाहिए कि फिलहाल भरोसा उतना ही किया जाना चाहिए जितना कि जरूरत है भरोसे की, क्योंकि दोस्तों शिवसेना भी कभी भी पलटी मार सकती है। ऐसे पहले वो बीजेपी के साथ थी, हालांकि हम ये जानते हैं कि शिवसेना अब कभी बीजेपी के साथ जाएगी नहीं क्योंकि कट्टर दुश्मनी हो गई है। लेकिन फिलहाल कई सवाल उठते ही हैं। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दोस्तों धर्मेंद्र सिंह देंगे निरहुआ को टक्कर। अखिलेश यादव के धर्मेंद्र सिंह ने बजाया बिगुल जीत का। दरअसल दोस्तों एक तरफ निरहुआ है, दूसरी तरफ आपको बताया धर्मेंद्र है। जी हाँ, सपा की तरफ से दोस्तों धर्मेंद्र को खड़ा किया गया और बीजेपी की तरफ से जो है यहाँ पर निरहुआ को खड़ा किया गया। आपको बता दें पहले खबरें आ रही थी कि फिलहाल डिंपल यादव को लिया जाएगा, लेकिन डिंपल यादव को नहीं चुना गया। अखिलेश यादव ने भरोसा जताया कि फिलहाल
धर्मेंद्र सिंह जरूर जीतेंगे चुनाव और वो निरहुआ को शिकस्त भी देंगे। आपको बताता चलूं दोस्तों, फिलहाल रामपुर और आजमगढ़ इन 2 सीटों से दोनों ही प्रत्याशी लड़ना है जो यहाँ पर सपा के। अब देखना यह है कि फिलहाल निरहुआ और धर्मेंद्र सिंह के बीच में दोस्तों बाजी कौन मारकर ले जाएगा, क्योंकि आपको बता दें इस वक्त अखिलेश यादव काफी टेंशन में चल रहा है। उपचुनाव की 2 सीटें, हालांकि इससे पहले दोनों सीटों पर अखिलेश का ही कब्जा रहा है। अब देखना यह होगा कि अखिलेश का जो गढ़ माना जाता है दोस्तों, वहां से वो जीत पाते हैं या फिर नहीं। हालांकि जो प्रत्याशी चुने गए हैं वो देखभाल कर चुने गए हैं, लेकिन फिलहाल हमने जैसे आपको कहा कि उपचुनाव में भी दोस्तों काफी गड़बड़ियां की जाती हैं, वोट की हेराफेरी की जाती है। अब यही देखना होगा कि फिलहाल लोकसभा चुनाव की तैयारियां अभी से शुरू हो चुकी हैं और सभी पार्टियां एकजुट होकर दोस्तों पूरा का पूरा इंतजाम कर रही हैं, क्योंकि ये तो जाहिर सी बात है दोस्तों कि मुश्किल से 1.5 साल बचा होगा लोकसभा चुनाव में, यानी कि 2024 में ज्यादा टाइम है नहीं। और ऐसे में सभी पार्टियां अभी से अपने आप को मजबूत करने में लग गई हैं। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दोस्तों बीजेपी में मची भगदड़, 38 नेताओं को बीजेपी ने दे दिया अल्टीमेट। दरअसल दोस्तों आपको बता दें भारतीय जनता पार्टी ने अपने हेड स्पीचरों को रोक दिया है, जिसमें सबसे ऊपर 2 नाम है दोस्तों। आपको बता दें, एक तो आपको बता दें उमाशंकर जी, दयाशंकर, दूसरा नाम जो है दोस्तों सबसे पहला नाम कह सकते हैं इसको, इसका नाम है पात्रा। संबित पात्रा की लैंग्वेज आपने देखी ही है दोस्तों, आए दिन ये लोगों को खिलपाता है और गलत गलत भाषाओं का यूज भी करता है। आपको बता दें साक्षी महाराज ये बीजेपी में रहकर दोस्तों मुसलमानों के खिलाफ हमेशा ही जहर उगलते हैं और ऐसी भाषा का यूज करते हैं जिस भाषा का यूज नहीं करना चाहिए। अब बीजेपी ने आपको बताता चलो 38 लोगों को अल्टीमेट दे दिया है कि अगर किसी भी तरीके से हेड स्पीच का इस्तेमाल हुआ तो फिलहाल माफ नहीं किया जाएगा। आपको बता दोस्तों भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हम हर धर्म का धर्मनिरपेक्ष है, हम हर धर्म का सम्मान करते हैं, लेकिन क्या सच में ऐसा देश में हो रहा है? आज जो आप समझिए, जो भी दोस्तों आप समझिए ये जो अभी घटना हुई है और जो दोस्तों कानपुर में जिन लोगों ने पत्थरबाजी की है, क्या उसमें सच में फेयर तरीके से जो यहाँ पर कानून की लड़ाई हो रही है? बिल्कुल नहीं हो रही। आप बता दीजिए कितने उसमें जो है यहाँ पर हिंदू संगठनों का नाम आया, जो हिंदू संगठन के लोग थे सारे के सारे उसमें मुसलमान नाम है और उन बिचारों को ही टारगेट किया जा रहा है। और आप समझिए छोटे छोटे लड़कों के ऊपर एनएसए लगाया गया है और उनके घरों को ढाने का काम कर रही है योगी सरकार। सिंपल सी बात यह है दोस्तों कि किसी का भी घर ढाने का हक आपको नहीं है। हमेशा योगी सरकार ये कहती है कि योगी सरकार कड़े एक्शन में है, लोग उनसे डरते हैं, दंगाई उनसे डरते। बताइए आप, अगर दंगाई उनसे डरते तो क्या कानपुर में यह हिंसा होती दोस्तों? और वो भी तब जब राजनाथ कोविंद यानी कि राष्ट्रपति और देश का प्रधानमंत्री बाकायदा कानपुर में था, उस वक्त यह हिंसा फैली वहां पर। और उसके बावजूद भी योगी आदित्यनाथ के जो बोल बच्चन था, जो झूठ था दोस्तों, वो तो यहीं पर फेल हो गया कि योगी से सब डरते हैं, कोई भी दंगा नहीं फैलाता। कानपुर में क्या हो गया फिर? इससे पहले क्या हुआ था दोस्तों, आपको याद नहीं? एनआरसी के वक्त तो योगी आदित्यनाथ और ये मीडिया दोस्तों, इस मीडिया का एक खेल देखकर मुझे बड़ी हंसी आती है और आपको भी आती होगी। गुंडे बदमाश जाते हैं भागते हुए और पुलिस उनसे पूछती है क्या हुआ क्या हुआ, तो वो लोग खुद कहते हैं कि हमने क्राइम किया, हमें गिरफ्तार कर लो, हमें योगी जी ठुकवा देंगे। वाह भैया, ऐसे पहले क्यों ये देखने को नहीं मिला कि कानपुर के लोग लड़ने से पहले योगी के पास चले गए और कहा गया हो कि हमें योगी जी अरेस्ट कर लेंगे, हमारे ऊपर कार्रवाई करेंगे, हमें अरेस्ट कर लो। तो दोस्तों ये तो साफ ही दिखाई देता है कि झूठे वीडियो बनवाए जाते हैं, लोगों को जानबूझकर पैसे दे दुआ कर दोस्तों बुलाया जाता है और कहा जाता है, बाकायदा एक्टिंग करवाई जाती है। न जाने कौन सी एक्टिंग क्लास में लोग एक्टिंग करते हैं दोस्तों, मुझे भी थोड़ी एक्टिंग क्लास लेना पड़ेगी। जी हाँ, चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दो असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी के ऊपर बोला बड़ा हमला, बोले देश की अर्थव्यवस्था बिगाड़कर भारत को नीचा दिखाकर मोदी सरकार अब खुश है। दरअसल असद ओवैसी ने बीजेपी के ऊपर हमला बोल दिया। ओवैसी का कहना है कि आज जो मुस्लिम देश लगातार हमारे देश की आलोचना कर रहा है, ये हमारे लिए दोस्तों डूब मरने वाली बात है। आप समझिए भारत जो बाहर के देश है, मुस्लिम देश, वो कह रहा है भारत हमसे माफी मांगे। क्यों भैया, भारत माफी क्यों मांगने लगा? भारत में मैं रहता हूं, आप रहते हो, जितने भी लोग हैं वो भारत के लोग हैं। माफी मांगना है तो बीजेपी की सरकार को मांगना चाहिए, बीजेपी को मांगना चाहिए। और दोस्तों यहां पर नाम खराब हो रहा है भारत का कि भारत माफी मांगे ना। बेचारे भारत के नागरिकों ने कुछ गलत किया ना, वो गलत करते हैं। गलत जो भी कर रही है वो सरकार कर रही है, वो बात अलग है। सरकार जो है पूरी तरीके से फेल हो चुकी है। फिलहाल दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिए, पास में एक घंटी आएगी इसको भी दबा दें ताकि हर वीडियो की जो अपडेट है वो आपको दोस्तों मिल पाए।